बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 8 एनर्जी दिया हुआ है। आज की स्टोरी में हम इसे कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनर्जी का मतलब क्या होते हैं। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी काबिलियत है जो किसी काम को करने के लिए आपको चाहिए होती है। समझ गए? तो एनर्जी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी सलाहियत है जो आपको कोई काम करने के लिए चाहिए होती है। जैसे कि अगर आपको कोई काम करना चाहते हो तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद होना चाहिए, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप 2-3 दिन तक खाना छोड़ देंगे तो यकीनन आप काम नहीं कर पाएंगे, यही है ना। तो क्योंकि आपके बॉडी को चाहिए एनर्जी, जो कि एक सलाहियत है, एक क़ुव्वत है। अगर वो नहीं हो तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह अगर हम किसी भी बॉडी में बेजान चीज़ों में भी हो सकते हैं, जैसे कि इस पेन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो इसको हम ज़मीन से ऊपर उठाएंगे तो इसके अंदर क्या होंगे? एनर्जी स्टोर होंगे, इसके अंदर भी एनर्जी मौजूद होंगे। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो यकीनन ये इसी जगह पे रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्योंकि एनर्जी जो है ये क्या करेंगे? ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसे कहा जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये क्या करेंगे? ये ज़मीन की तरफ मूव करेंगे इस तरह। समझ गए? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुके हैं। तो ये जो काम है यहाँ से यहाँ तक जाना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। तो किसी भी बॉडी के अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियत जिसे आप कहेंगे एनर्जी। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ द एबिलिटी टू डू वर्क को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। समझ गए? तो अगर हम एनर्जी को देखेंगे तो बहुत से किस्में होते हैं, उनमें इन सब को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम इसे मेनली दो ग्रुप में, दो तरह के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? एक होते हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होते हैं आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह के एनर्जी होते हैं, तो इनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी में देखेंगे तो इसे एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर मौजूद हो, तो उस तरह की जो एनर्जी है उसे कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? जैसे कि एक जो कार है अगर यहाँ पे खड़ा हो तो वो क्या करेंगे? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं है। जब ये मूव करेंगे तो इसके अंदर यकीनन क्या होंगे? एक किस्म की एनर्जी होंगे कि नहीं? तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? आपके बाद में कई ही लिखूंगा, आपने समझना है। काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है इस तरह के जो एनर्जी है इसे। जैसे कि ये मूव करेंगे तो यकीनी बात है मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होंगे। वो जब तक इसके अंदर एनर्जी नहीं होंगे उस वक़्त तक वो कभी भी आगे नहीं चल सकेंगे। समझ गए? तो जब ये मूव कर रहे हो, किसी भी जो जिस्म है, किसी भी बॉडी है, उसमें जो एनर्जी अगर उसकी मूवमेंट की वजह से हो, उसकी जो हरकत है उसकी वजह से हो, तो इस तरह की जो एनर्जी है उसे कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ना एक बुलंदी पे एक यहाँ पे किताब रखूँ, ये एक यहाँ पे है, पहले मौजूद है यहाँ पे, अगर हम इसको आगे धकेलेंगे तो ये नीचे गिरेंगे कि नहीं? तो ये जो यहाँ पे पहले था इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। समझ गए? तो ये हम पोटेंशियल में सीखेंगे। तो इसके बाद जब ये यहाँ से नीचे हरकत करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू किया, तो यकीनी बात है मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो जो एनर्जी इसमें स्टोर हुआ है इसे कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो आपने ये चीज़ याद रखना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यकीनन उसके वज़न पे भी इन्हिसार करते हैं। अगर वज़न ज़्यादा हो और मूवमेंट, जैसे कि एक ट्रक अगर आप देखेंगे तो उसकी वज़न और एक कार की जो वज़न है वो यकीनन डिफरेंट होंगे। ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होंगे और जो कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यकीनन क्या होंगे? कम ही होंगे। जितना ज़्यादा मास होंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होंगे। समझ गए? इसके अलावा
अगर आप देखेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें क्या होते हैं, तो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी जिस्म के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर एक ऐसी एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें स्टोर हुआ हो। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किताब में सीखा कि ये जो हाइट है ना, इसकी वजह से यकीनी बात है इसके अंदर एक ख़ास मकदार में ही एनर्जी होंगे, है ना, जो कि हमने इसको पुल किया था तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ था। तो यहाँ पे मौजूद जो एनर्जी है उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए, जिसमें किसी भी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से अगर एनर्जी हो, जैसे कि हमने पहले सीखा था कि ये जो पेन है, अगर हम यहाँ से इसको पहले तो इसमें एनर्जी क्या है, नहीं है, अगर हम इसको यहाँ से उठाएंगे ना तो क्या होंगे। और एक और बात यहाँ पे याद रखना है, हम जो इसको समझते हुए ना यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ज़मीन की जो सरफेस है वहाँ पे एनर्जी ज़ीरो है, समझ गए। अगर हम ज़मीन को खोदेंगे तो यकीनी बात है ये इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ से नीचे गिरते हुए यकीनी बात है उसमें भी एनर्जी स्टोर होंगी, है ना। तो आपने ये भी याद रखना है। तो अगर हम ज़मीन के सरफेस से इसको उठाएंगे तो क्या होंगे, यकीनन इसके अंदर एनर्जी स्टोर होंगे। तो ये जो एनर्जी है जो कि यहाँ पे मौजूद है इस वक्त मेरे हाथ में है, ये इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ है इसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। जब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें मौजूद है, जब हम इसको नीचे गिराएंगे या पुल पुश करके या किसी तरह से इसको नीचे फेंकेंगे तो ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये जो मूवमेंट की वजह से उसके यकीनन उसके अंदर एनर्जी होंगे। तो उस तरह उस किस्म के जो एनर्जी है वो पोटेंशियल नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे, काइनेटिक होंगे। तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज भी हो सकते हैं, ये हम आगे सीखेंगे कन्वर्जन में। तो आपने याद रखना है कि ये जो किताब है ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुए हैं, समझ गए। तो इस तरह के एनर्जी को पोटेंशियल कहा जाता है। और इसी तरह अगर हम जो आपके बुक में एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो एक जो तीर है ना उसके जो कमान आप जानते ही है, तो यहाँ से ये जो तीर है इसके ऊपर अगर हम तीर को ऐसे फर्ज करें, ये कुछ इस तरह से ना, अगर हम तीर को खींचेंगे, पहले ये था, अब हम इसको खींचेंगे तो क्या होंगे, यहाँ से जब आप इसको खींचेंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होंगे। पहले इसके अंदर एनर्जी नहीं थी, यकीनन नहीं था ना, हाइट की वजह से तो थी, लेकिन उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं थी। अब हमने जब इसको खींचा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गए। तो ये जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये अपने जगह पे मौजूद है। जब ये हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होंगे, आगे मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, जब हम खींच रहे हैं तो स्टोर होंगे, तो ये जब आगे मूव करेंगे तो क्या होंगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। क्यों, क्योंकि हमने सीखा कि मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी उसके अंदर होंगे वो क्या होते हैं, काइनेटिक होते हैं, समझ गए। तो किसी भी बॉडी के अंदर जब हम किसी चीज़ को पुल या पुश करते हो, खींचते हो या धकेलते हो, तो उस दौरान जो एनर्जी स्टोर होते हैं उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। तो जब इसके लिए भी एक और नाम दिया जाता है, पुल एंड पुश के लिए आप नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, EST। पुश पुल के दौरान जो एनर्जी स्टोर हुआ है EST का, EPE कहा जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो हाइट की वजह से जो यकीनी बात है, अर्थ की ग्रेविटी हम जानते ही है कि हर चीज़ जो है ना अर्थ अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को हाइट पर लेकर जाते हो तो इसके अंदर जो स्टोर होते हैं, तो इस तरह के जो इस किस्म के जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। जो तो अर्थ के ऊपर जब किसी चीज़ को हाइट पे रखेंगे तो इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर आप इसको खींच के या पुल पुश करके, यकीनी बात है जो आप स्प्रिंग वगैरह है, जब आप इसको खींचते हो, रबर वगैरह है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ना, तो ये क्या होंगे, इलास्टिक कहा जाएगा इससे, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखना है, तो आप यकीनन काइनेटिक पोटेंशियल को अच्छी तरह से जहन में रख पाएंगे। तो हमने एनर्जी के मेनली दो टाइप्स अच्छी तरह से सीखा। तो इसके अलावा अगर हम इसके गहराई में जाके देखेंगे तो यकीनी बात है बहुत सारे किस्में हो सकते हैं एनर्जी के। तो इनमें से
आपके बुक में कुछ 8-9 के करीब दिया हुआ है, तो इनको हम पहले लिखते हैं। इनके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम कन्वर्जन की तरफ आएँगे, तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आएँगे, ठीक? तो इसको हम पहले लिखते हैं इसके टाइप्स को, जो कि 8-10 टाइप्स है, इसको लिख के थोड़ा-सा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक? तो आपके बुक में जितने भी टाइप्स दिया हुआ है, इनको समझने के लिए मैं यही कहूँगा कि आपने क्या करना है कि ये जो सबब है किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ है या है मौजूद है, इसके क्या सबब है, क्या वजह है, क्या काज है, वो आपने याद रखना है। तो बाकी जो टाइप्स है वो इजीली आप याद रख पाएंगे। जैसे कि पहला जो पार्ट है ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, ये किस किस्म की एनर्जी होंगी। यकीनी बात है कि जो अर्थ है ये हर चीज़ को अपनी तरफ ग्रेविटी की वजह से ही अपनी तरफ खींचते हैं ना। तो किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो उसका जो बॉडी जो है वो हाइट की वजह से या उसकी जो लेंथ जो डिस्टेंस है हाइट की, उसकी वजह से वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें स्टोर हुआ हो उस बॉडी में, तो उस तरह की जो एनर्जी है उसे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल एनर्जी। समझ गए? तो ये आप याद रख सकते हो। तो दूसरा है आपके पास इलास्टिक। तो आप इलास्टिक का मतलब आप जानते ही हैं, स्ट्रेस करना करके ही एनर्जी होंगे ना। जैसे कि अगर आप रबर को इस तरह खींचेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे, लंबा होने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो ये दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अगर आप इसको खींचने के बाद फिर यही रहें तो फिर इसका मतलब इसमें एनर्जी नहीं होंगी, यही है ना। तो जब इसको छोड़ देंगे तो दोबारा उसी साइज में आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है ये क्यों स्टोर हुआ है? क्योंकि आपने इसको स्ट्रेस किया है। समझ गए? इलास्टिक की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है, इस तरह की जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा इलास्टिक एनर्जी। समझ गए? इसके बाद है केमिकल। तो केमियाई जो हमने चैप्टर नंबर 5-6 में सीखा था, तो आप जानते ही हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से। समझ गए? तो इसकी वजह से कोई भी किसी भी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी स्टोर हो तो उसे केमिकल कहा जाएगा। न्यूक्लियर, तो हमने चैप्टर 6 में ये भी सीखा था कि कंपाउंड जो है उसकी वजह से, तो जो एटम्स होते हैं उसके जो अंदर अगर डिफिशियन हो या कोई इस तरह के अमल हो ना, इस वजह से अगर कोई किसी भी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हुए हो तो उसे न्यूक्लियर कहा जाएगा, है ना। और इसी तरह मैकेनिकल, तो मोशन की वजह से और उसका जो हरकत है एक जगह से दूसरी जाने के दौरान, एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है। यकीनी बात है आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके चलनी हो तो उसके दौरान जो एनर्जी आपके पास है वो आप यकीन यूज़ करेंगे तो ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। तो इस तरह के जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? तो ये हमने जो दो टाइप्स के सीखा था, काइनेटिक, पोटेंशियल, तो ये दोनों होते हैं इसके अंदर। समझ गए? अगला लाइट जो है उसके अंदर यकीनी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी वजह से जो फोटॉन्स वगैरह है, तो यकीनन उसके जो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके थ्रू, तो ये जो किस्म है इसे कहा जाएगा लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घरों में बिजली यूज़ करते हैं ना, वो किस तरह की एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और तो आप इसी से ही याद रख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि सेल को आपने देखा ही होगा कि जो सेल्स है उसमें जो चार्ज है वो जब मूव करेंगे तो बिजली ऑन होती है या पंखे चलते हैं, है ना। तो साउंड जो आवाज़ है उसकी वजह से, जैसे कि कोई भी दो चीज़ जब टकराते हैं एक दूसरे से तो वहाँ से वाइब्रेट होंगे, आवाज़ पैदा होंगे। तो ये जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा साउंड एनर्जी। थर्मल एनर्जी में आप थर्मल को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो हीट या कूल्ड है, या जिसे आप टेम्परेचर ही समझ लीजिएगा। तो जो टेम्परेचर है उसके दौरान जो भी आपके किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ हो तो उस तरह की जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा थर्मल। समझ गए? और भी किस्म है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो आपने इन्हें अल्फाज को याद रखना है। समझ गए? इसके बाद है आपके पास कन्वर्जेशन। तो अब तक हमने जितने भी टाइप्स हमने सीखा है एनर्जी के, आप देख सकते हैं उन सब एनर्जीज को जो है ना हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर
कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन जो एनर्जी है उसे हम नया जो एनर्जी है हम खुद तैयार नहीं कर सकते, ना ये बिल्कुल भी ख़त्म हो सकते हैं, समझ गए। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि जो एनर्जी है ना ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी हो गई, इलास्टिक केमिकल एनर्जी, ये हम खुद तो नहीं बना सकते, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो ये जो है ये यकीनन एक लॉ ही कहेंगे। तो इस लॉ को हम क्या कहेंगे, कन्वर्सेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहेंगे। जिसका मतलब क्या होते हैं कि किसी भी अगर आप बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना उसको अगर आप देखेंगे तो वो कन्वर्ट तो हो सकते हैं। एक जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल है, बिजली है, उसको हम क्या करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और इसी तरह साउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिकल जो बिजली के ज़रिए से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो टाइप्स है इसको हम बाकी जो चीज़ें हैं उसमें हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद नया जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये जो लॉ है इसे कहा जाएगा लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी या कन्वर्जेशन लॉ ऑफ एनर्जी आप इसे कहेंगे, ठीक। तो इसके बारे में हम डिटेल से मज़ीद सीखते हैं। तो हमने सीखा कि किसी भी अगर आप एनर्जी को देखेंगे तो वो एक एनर्जी से, एक तरह की एनर्जी से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको, इस कानून को, इस फैक्ट को कहा जाता है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, समझ गए। तो ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि किसी भी एनर्जी को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे लॉ ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं कि एक बाल जब गिरते हैं यहाँ से नीचे और दोबारा यकीनन उछलेंगे तो ये किस तरह से एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम समझते हैं, फिर हम आगे भी सीखेंगे। एक्टिविटी 8.1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट आर द एनर्जी चेंज व्हेन ए बॉल बाउंस। तो जब एक बॉल बाउंस करते हैं तो किस तरह से चेंज होते हैं ये आपको दिखाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से बाल नीचे गिराएंगे तो आप देख सकते हैं जब बीच में ये बाल हो या यूँ समझ लीजिए ऊपर हो या कहीं पर भी हो लेकिन ज़मीन पर ना हो, समझ गए। ये जो है ये हम ज़ीरो फर्ज कर लेते हैं कि ये ज़ीरो है। अगर हम इसको मज़ीद नीचे लेकर आएंगे तो फिर उसका एनर्जी में चेंज हो सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो यहाँ पे एनर्जी उसके पास स्टोर है ये किस वजह से, हाइट की वजह से। तो इसे हमने क्या नाम दिया था या क्या कहेंगे, GPA कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना इसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब ये जब ज़मीन के साथ टकराएंगे तो यकीनन ये थोड़ा सा स्ट्रेस भी होंगे, हवा कम भी हो या हवा ज़्यादा या फुल हो तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस होंगे। तो स्ट्रेस की वजह से या इलास्टिक की वजह से उसके अंदर जो स्टोर हुआ है, जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब जो GPE या काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी अगर आप यहाँ से मूव के दौरान अगर आप देखेंगे तो ये क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होंगे। पहले GPE था, ग्रेविटी की वजह से एक जगह पे रुका हुआ था, जब ये मूव करना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। जब ये ज़मीन के साथ टकराने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। फिर दोबारा वो मूव करना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो दोबारा जब वो एक ख़ास स्टेज पर पहुंचते हो तो वो क्या होंगे, GPE होंगे, समझ गए। ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो चुके होंगे और इसी तरह आगे आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि कन्वर्ट भी हो सकते हैं लेकिन इसे न क्रिएट कर सकते हो न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो जो सूरज है वो वहाँ से एनर्जी जो आती है यकीनन लाइट की सूरत में, तो वो रोशनी की सूरत में भी हमने सीखा था कि वो क्या होते हैं कि पौधे उसे यूज़ करते हैं, खुराक बनाते हैं कि नहीं। तो वहाँ से वो एनर्जी चेंज हो जाते हैं, फिर वो पौधे जो है वो वहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं बतौर खुराक के तौर पे, और हम क्या करते हैं उस एनर्जी को यूज़ करके मुख्तलिफ काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से भी चेंज हो सकते हैं, ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी। तो एक एनर्जी से, लाइट एनर्जी से, ये बाकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, केमिकल एनर्जी जो बॉडी के अंदर जो कीमिया अमल के दौरान चेंज होते हैं, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी,
फिर वो वहाँ से चेंज होते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस है इसी तरह से भी हो सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आपने याद रखना है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास टॉपिक बचते हैं वो है एनर्जी सोर्सेस, कौन कौन से ज़राए हैं, तो इनको भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हज़ारों तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, ज़राए हो सकते हैं। उनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत से ज़राए ऐसे हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जो सूरज है वहाँ से जो रोशनी आती है तो यकीनन ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये जो रोशनी है, ये जो लाइट है, इसकी वजह से जो चेंजेस हम करके या जो पौधे हैं वो केमिकल में चेंज करके इस तरह से तो कन्वर्सेशन होते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे एनर्जीज रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, समझ गए। और इसी तरह जो वाटर जो है उसकी मदद से हम बिजली पैदा करते हैं कि नहीं। तो ये जो वाटर है उसकी मदद से हम बिजली पैदा करते रहेंगे। और इसी तरह वाइंड है, हवा है, उसकी मदद से भी हम बिजली या मुख्तलिफ किस्म के एनर्जीज पैदा करते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने सीखा वो प्रोड्यूस होंगे, फिर हम बाकी में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह बायोमास एनर्जी जो हम मुख्तलिफ पौधों और बाकी जो जानदार है वहाँ से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा से आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आगे भी आप हमेशा करते रहेंगे, समझ गए। तो ये कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि कोयल हो गए, कोयला वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं। यही है ना, कन्वर्ट करना ही होते हैं, प्रोड्यूस करना तो नहीं कहेंगे। तो ये इनकी मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो कुछ एनर्जीज है जो हम जहाँ से हम रिसोर्स से हासिल करते हैं, ये अर्थ के ऊपर एक ख़ास महदूद मकदार में ही मौजूद है। तो इनकी जो रिसोर्स है ये तमाम, जैसे कि पेट्रोल के अलावा डीजल हो गए, बाकी जो चीज़ें हैं ऑयल जो हमने अभी बात की, कोयला वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक दिन ख़त्म भी हो सकते हैं। ये तमाम ज़राए हैं जहाँ से हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। तो इनके लिए एक नाम दिया जाता है, वो क्या है वो आपने समझना है। तो वो तमाम चीज़ें जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है उससे कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, समझ गए। तो रिन्यूएबल कहा जाता है इन तमाम ज़राए को जो कि क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, समझ गए। और वो तमाम चीज़ें जो एक दिन ख़त्म भी हो सकते हैं, हमारे अर्थ से बिल्कुल नापेद भी हो सकते हैं। जानदारों से हो तो वो ख़त्म हो सकते हैं, अगर बेजान चीज़ें हो या मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर्स या पेट्रोल्स वगैरह जो फिशेसाइड है, खोद कर निकालने वाले जो चीज़ें हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इनको कहा जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। दो तरह के वसाइल हैं आपके पास, ज़राए हैं। एक ख़त्म होने वाली है जिसे नॉन रिन्यूएबल कहा जाएगा, और वो तमाम जो रिसोर्स ज़राए जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली उसे कहा जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, समझ गए। तो इनसे हम अभी तक क्या कर रहे हैं, एनर्जी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं इनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये नई फार्म बनेंगे, इसका जो ख़र्चा है वो कम होंगे, और जो नॉन रिन्यूएबल है उसका ख़र्चा ज़्यादा होंगे। और ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आपने याद रखना है, समझ गए। तो इसमें हमने सीखा कुछ एग्जांपल्स भी। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास एक्टिविटीज़ दिया हुआ है कुछ, इनको भी थोड़ा समझ के हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक। एक्टिविटी 8.3 कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं या आप खुद घर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट है वो चाहिए इस सोलर पैनल के लिए। तो डायरेक्ट मैं रीडिंग नहीं करूँगा इसका और अगले एक्टिविटी का भी, ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सोलर पैनल लेनी है, दो तार चाहिए आपको लंबा सा, और एक बटन चाहिए और एक फैन चाहिए जो डीसी से चल सके, ठीक। हर जो फैन है वो तो यकीनन नहीं चलेंगे ना। तो आपके घर में जो बिजली से चलने वाला जो फैन है वो इस तरह के जो पैनल है वो डायरेक्ट करंट होते हैं, वो अल्टरनेट करंट होते हैं। तो डायरेक्ट करंट से चलने वाला एक
क्या चाहिए, पंखा चाहिए आपको, ठीक। तो आपने क्या करना है, इसको सोलर पैनल है जो कि आपने जहाँ रोशनी घर के किसी कोने में पड़ते हो तो वहाँ पे आपने इसको रखनी है। इन तारों को इसके साथ जोड़ देनी है, इन दोनों को, और एक को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जो तार है उसको आपने कट करके ना यहाँ पे जो यहाँ से आ रहे हैं तार उसको इसके साथ, और यहाँ से जो तार आप लेंगे उसको इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, समझ गए। तो यहाँ से जो एनर्जी आएंगे, लाइट एनर्जी, वो इस तार की मदद से यहाँ से जाके ना इसमें कन्वर्ट हो के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, समझ गए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होंगे, वो फैन जो है वो चलना शुरू होंगे। अब आप इसको बंद करना चाहो तो इसको स्विच जो कि हमने यूज़ किया था इसकी मदद से आप बंद या ऑन कर सकते हैं, समझ गए। अगला है 8.4। तो एक्टिविटी 8.4 में हमें क्या करना है, सोलर वाटर हीटर, यानी क्या करना है, पानी को गर्म कर देनी है सोलर की मदद से, यानी रोशनी की मदद से। तो इसके लिए यहाँ पे आपको चाहिए पाइप, एक लंबा सा पाइप चाहिए, और इसके बाद सिल्वर रिफ्लेक्टर चाहिए जो हीट को जो है ना ऑब्जर्व करने के बजाय वो रिफ्लेक्ट करे, आगे ट्रांसफ़र करे, समझ गए। और आपको चाहिए एक लंबा सा पाइप के साथ एक जो कूल्ड पानी है। आपने क्या करना है, ये मैं डायरेक्ट बताऊँगा, रीडिंग तो नहीं करूँगा। तो ये जो ब्लैक है वो आपको चाहिए ब्लैक पाइप, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये जो है हीट को एब्जर्व करते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे एक ब्लैक लंबा सा पाइप चाहिए। इसको आपने ऐसे इसी तरह यहाँ पे जो किया हुआ है उन्होंने, इस तरह से आपने गोल गोल करके ना एक जो प्लेट है उसकी तरह बना देनी है, समझ गए। और यहाँ पे जो सिल्वर रिफ्लेक्टर है जो क्या करेंगे, रोशनी जो आती है उसके ऊपर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट करके पाइप के जो सतह है वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो ये जो हीट है, गर्मी है, वो क्या होंगे, पाइप के ऊपर होंगे। जब पाइप इसे एब्जर्व करेंगे तो वो उसके अंदर मौजूद जो वाटर है वो यकीनन हीट जो है, जब उसके ऊपर जो हम आगे सीखेंगे पार्टिकल्स की वजह से गर्म होते हैं। तो जब गर्म होंगे तो यकीनी बात है आपका ये जो ठंडा पानी जो यहाँ से आप इसके अंदर भेज देंगे ना, तो ये इस तरह से घूमते 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 यहाँ पहुँचेंगे। तो क्या होंगे, ये गर्म पानी ही आपको यहाँ से मिलेंगे, समझ गए। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। तो सिल्वर रिफ्लेक्टर जो कि आप जानते ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ब्लैक पाइप चाहिए, कोल्ड, यहाँ से आप घर के पाइप के थ्रू इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, ऊपर किसी चीज़ को रखना है, रखने के बाद 1 घंटे के बाद देखना है तो यकीनन ये जो पानी है वो गर्म ही आपको मिलेंगे, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 1 आवर। तो यकीनी बात है ये जो रिफ्लेक्टर, ये जो हीट की वजह से ये गर्म ही होंगे, है ना, तो हॉट ही होंगे। प्रेडिक्ट द एफिशिएंसी ऑफ दिस वाटर हीटर एट नाइट। तो नाइट के टाइम पे यकीनी बात है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो गर्म हुई है ये किस वजह से हुई है, यकीनन सोलर की वजह से। जब सोलर नहीं हो या रोशनी नहीं हो तो हीट नहीं आएंगे, तो गर्म भी नहीं होंगे। वाई डू वी यूज़ ब्लैक कलर पाइप। तो ब्लैक कलर पाइप हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर सके, बनिस्बत जो वाइट कलर होती है वो तो आप जानते ही होंगे कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं बजाय एब्जॉर्ब करने के। वाई इज़ रिफ्लेक्टिव शीट यूज़। तो रिफ्लेक्टिव शीट जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हीट को वो रिफ्लेक्ट करके वहाँ तक पहुँचा सके, समझ गए। नहीं तो ऐसे ही रखेंगे तो यकीनी बात है टाइम ज़्यादा लगेंगे। अगर इस तरह शीट यूज़ करेंगे तो जल्दी से आपको गर्म पानी मिल जाएंगे, समझ गए। व्हाट विल हैपन इफ अ स्मॉल पाइप इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पाइप। अगर स्मॉल पाइप यूज़ करेंगे तो कम पानी मिलेंगे, अगर लॉन्ग यूज़ करेंगे तो गर्म भी ज़्यादा होंगे और ज़्यादा पानी भी आपको मिलेंगे। यही है ना गर्म, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना ये जो कोल्ड पानी है, जब यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें गुजरने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म होके ही आपको मिलेंगे। अगर लॉन्ग कम हो तो यकीनी बात है हार्ड भी कम होंगे और कम मकदार में आपको पानी मिल सकते हैं, समझ गए। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो इसके बाद अगला है वाई पाइप का कॉइल्ड एट टाइट सर्कल। तो हमने इस तरह क्यों ताकि ये हीट को इस तरह एब्जॉर्ब करते करते यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, इसलिए हमने इसको इसी तरह से टाइट किया हुआ है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो एक्सरसाइज के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।